क्या जो गलती आपने खुद की हो वही सेम गलती करने के लिए क्या आप किसी और को पनिश कर सकते हैं? वेल, ऐसा ही कुछ कर रहा है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे विद पीपल ऑफ इंडिया। आज का ये जो हमारा वीडियो है वो 3 प्लेटफॉर्म्स के बारे में है, विच इज़ ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे एंड पीपल ऑफ इंडिया। ये तीनों ही स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और इस आइडिया को पहली बार एग्जीक्यूट किया था ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क ने, जिससे इंस्पिरेशन ली थी ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने, और इसके बाद पीपल ऑफ इंडिया ने भी इस आइडिया को रेप्लिकेट किया। लेकिन रिसेंटली ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल किया है अगेंस्ट पीपल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट। और जब हाई कोर्ट ने सारे एविडेंसेस को रिव्यू किया, प्रिलिमिनरी रिव्यू किया, तो उन्होंने सजेस्ट किए हैं सब्सटेंशियल इमिटेशन। अब ये सब्सटेंशियल इमिटेशन क्या होता है, तो इसके बारे में हम इसी वीडियो में डिटेल में समझेंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन अगर हम इस कंट्रोवर्सी की बात करें तो ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी ऑन द प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे हम पॉपुलरली ट्विटर के नाम से जानते हैं। आप लोग सोच होंगे ये तो सिंपल सा केस था जो कि ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने पीपल ऑफ इंडिया के अगेंस्ट किया था, लेकिन ये जो पूरा इशू है वो कंट्रोवर्शियल तब बन गया जब ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क भी इसमें शामिल हो गया। अब वो कैसे? जब ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने इस पूरे इशू के बारे में, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में एक्स के ऊपर शेयर किया, तो ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क के फाउंडर ब्रैंडन स्टैंटन का कहना था कि जो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे है, नो डाउट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज जो है वो शेयर करता है। भले ही इस काम के लिए उन्होंने अपने आप को मोनेटाइज कर लिया है, लेकिन उनका कहना था कि जो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे है वो उस सब्जेक्ट मैटर पे स्यू नहीं कर सकते जिस सब्जेक्ट मैटर पे ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क ने उन्हें फॉरगिव कर दिया है। और स्टैंटन के इसी कमेंट के बाद सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। तो आज के हमारे वीडियो में हम इसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे और साथ साथ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की। अगर हम स्टार्ट करें ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क की, तो ये जो स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, इसे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देने के लिए जो स्टैंटन है, तो उन्होंने स्टार्ट किया था ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क का प्लेटफॉर्म इन 2010। 39 ईयर ओल्ड ब्रैंडन स्टैंटन जो है वो अमेरिकन ऑथर, फोटोग्राफर और ब्लॉगर हैं। अगर हम ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क की वेबसाइट देखें तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हुआ था विद द एम ऑफ टेकिंग 10,000 फोटोग्राफ्स ऑफ न्यूयॉर्कर्स ऑन द स्ट्रीट, ताकि वो क्रिएट कर सकें एक एग्जॉस्टिव कैटलॉग ऑन द सिटीज इनहेबिटेंट्स। लेकिन धीरे धीरे जो ब्लॉग है इन्होंने पोस्ट करने स्टार्ट कर दिए थे कोट्स और शॉर्ट स्टोरीज, और अपने आप को एक्सपैंड कर लिया था इन 12 अदर कंट्रीज़। और ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंक्लूड करती हैं पाकिस्तान, ईरान, इराक, जॉर्डन, DR कॉन्गो, साउथ सुडान, केन्या, यूक्रेन, इंडिया, वियतनाम, मेक्सिको एंड जेरूसलम। और इसके अलावा इन्होंने कंडक्ट की हैं काफ़ी सारी स्टोरी सीरीज़, जैसे कि अमेरिकन वॉर वेटरन्स पर, सीरियन रिफ्यूजीज इन ग्रीस, हंगरी, क्रोशिया एंड ऑस्ट्रिया। इस समय ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर 12.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब हम चलते हैं ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के पास, जो कि ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क से ही इंस्पायर्ड एक स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को फाउंड किया था करिश्मा मेहता ने इन जनवरी 2014। तो जैसा कि इसका नाम है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, इसके लिए जो करिश्मा मेहता थी वो पूरी मुंबई के अंदर ट्रैवल करती थी ताकि वो लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकें अबाउट देयर लाइफ्स, और परमिशन लेती थी ताकि वो उनके फोटोग्राफ्स और आंसर्स को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सके। एंड विद इन 4 मंथ्स ये जो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे का फेसबुक पेज था, इसके ऊपर 135 पोस्ट थे एंड ऑलमोस्ट 40,000 फॉलोअर्स। और इसकी सक्सेस को देखते हुए 2015 के अंदर जो करिश्मा मेहता थी उन्होंने इस पेज को यूज़ करना स्टार्ट किया टू कंडक्ट फंड रेजिंग कैंपेन्स। जैसे कि एक कैंपेन उन्होंने की थी फॉर क्रांति, जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करती है डॉटर्स ऑफ सेक्स वर्कर्स, और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने कलेक्ट किए थे 6.5 लाख रुपीस इन 1 डे। और इसी तरीके से उन्होंने काफ़ी सारे कैंपेन्स जो है कंडक्ट किए थे। इनफैक्ट एक क्राउड फंडिंग कैंपेन के अंदर तो उन्होंने 10.3 लाख रुपीस जो है वो रेज कर लिए थे फॉर अ चाइल्ड विद ब्लड कैंसर। और इसी सक्सेस के चलते जो करिश्मा मेहता थी उन्होंने 2016 के अंदर ये जो ब्लॉग है उसे मूव कर दिया था टू humansofbombay.in और सेल्फ पब्लिश की थी द बुक ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे। इस समय जो इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है इसके ऊपर 2.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नेक्स्ट भी है पीपल ऑफ इंडिया, जिसे फाउंड किया था दृष्टि सक्सेना ने 2019 के अंदर, जो कि एक इंजीनियर थी, और 4 साल के अंदर अंदर ये जो स्टोरी टेलिंग एंटिटी है इट हैज़ गार्नर्ड 1.5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एंड मोर देन 6 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। सो नाउ वी नो अबाउट ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स एंड देयर फाउंडर्स। लेकिन एक चीज़ जो समझने की है वो ये है कि जो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे है वो पीपल ऑफ इंडिया पे केस क्यों कर रहा है। ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ये कह रहा है कि पीपल ऑफ इंडिया ने उनका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट किया है।
तो सबसे पहला एलिगेशन जो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने लगाया है वो ये है कि जो पीपल ऑफ इंडिया है वो एक आइडेंटिकल पोर्टल है जिसने रेप्लिकेट किया है उनकी काफ़ी सारी इमेजेस और वीडियोस को। और सेकेंड एलिगेशन जो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे लगा रहे हैं कि जो पीपल ऑफ इंडिया है उन्होंने कम्प्लीटली रेप्लिकेट किया है उनके बिजनेस मॉडल को। और अपने इन दोनों ही एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए जो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे हैं उन्होंने काफ़ी सारे जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो कोर्ट के अंदर सबमिट किए हैं ताकि वो सिमिलैरिटी बता सके बिटवीन द फोटोज़ एंड वीडियोज़ ऑफ ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे एंड पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन इस केस के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो कॉपीराइट होता है ये होता क्या है। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है और ये उन चीज़ों के लिए मिलता है जो कि आर्टिस्टिक होती हैं, लिटरेरी होती हैं, सिनेमेटोग्राफ होती हैं, इस तरीके की होती हैं। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस है वो वैलिड है ओनली फॉर दी फोटोग्राफ्स और द वीडियोज़ जो कि पीपल ऑफ इंडिया ने यूज़ की हैं। वो भी अभी पता नहीं है जब तक कोर्ट वेरीफाई नहीं करता है। तो ठीक है, उस केस के अंदर आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट लगा सकते हो। लेकिन जो उनका सेकेंड एलिगेशन है कि जो बिजनेस मॉडल है उसे रेप्लिकेट किया है, तो एक चीज़ क्लियर कर लें कि जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है तो वो किसी भी आइडिया को या फिर अप्रोच टू डूइंग बिजनेस को प्रोटेक्ट नहीं करता है बिकॉज इट वुड बी टू एब्स्ट्रैक्ट। सो लेट्स सी कि ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के केस में कितना पोटेंशियल है। लेकिन अगर हम पीपल ऑफ इंडिया की बात करें कि जब उनके ऊपर केस किया गया था तो उनका क्या कहना है इस कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट केस के बारे में। उनका कहना है दैट यू कैन नॉट से दैट कि मैंने इस पर्सन की जो स्टोरी है उसे कवर की है और अब कोई भी और प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर इस पर्सन की स्टोरी कवर नहीं कर सकता। ये जो सब्जेक्ट है ये अपने आप में जो है कॉपीराइट के अंदर नहीं आएगा। और इसी लॉसूट और कंट्रोवर्सी की वजह से एक नई डिबेट जो है स्टार्ट हुई है अबाउट द ओनरशिप ऑफ स्टोरी टेलिंग, monetization by Humans of Bombay and the accusation of a toxic work culture at the company's office. इनफैक्ट एक एक्स यूज़र ने तो ये भी क्लेम किया है कि कुछ महीने पहले ही जो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे है उन्होंने 3 से 4 लाख रुपए चार्ज किए थे फॉर अ पेड फीचर स्टोरी। और ये जो क्रिटिसिज्म है वो यहीं पर नहीं रुका, क्योंकि ब्रैंडन स्टैंटन जो कि फाउंडर हैं ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क के, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को फॉर देयर मोनेटाइजिंग फॉर्मेट। क्योंकि स्टैंटन का कहना है कि उन्होंने आज तक एक भी पैसा नहीं लिया है फॉर पोस्टिंग स्टोरीज ऑन ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क, दो वो पैसे लेते हैं उनकी बुक्स के लिए, स्पीचेस के लिए एंड फ्रॉम दी सपोर्टर्स। और इसीलिए उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है उन अकाउंट्स को जिन्होंने इंस्पिरेशन तो उनसे ली है, उनके काम से ली है, उनके आइडिया से ली है, लेकिन अब वो अपनी स्टोरीज़ को मोनेटाइज कर रहे हैं। और इनमें से एक अकाउंट है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे। अगर हम ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क के स्पिन ऑफ की बात करें तो ये जो ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क है इसने काफ़ी सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को इंस्पायर किया है अराउंड द वर्ल्ड, जो कि शेयर करते हैं स्टोरीज ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर कंट्री, सिटी, स्कूल और एफिनिटी ग्रुप। और ये जो मॉडल्स हैं, ये जो स्पिन ऑफ्स हैं, दे फॉलो वेरी एंड मोस्ट हैव स्मॉलर फॉलोइंग्स देन ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क। लेकिन जो स्टैंटन है उन्होंने सिर्फ एक ही अकाउंट को प्रेज किया है फॉर स्टेइंग फेथफुल टू हिज ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, और वो है ह्यूमंस ऑफ एम्स्टरडैम, जिसे 10 साल पहले लॉन्च किया गया था बाय अ डच फोटोग्राफर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे कंट्रोवर्सी। अब हम बात कर लेते हैं लॉ की, कॉपीराइट एक्ट की, जिसके अंदर ये केस फाइल किया गया है। तो जो सेक्शन 13 है ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957, ये डिफाइन करता है कॉपीराइट प्रोटेक्शन को। तो ये हमें अवेलेबल है ऑन लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क्स, सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स। जैसे अगर हम लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो इंक्लूड करता है बुक्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को। और ये जो कॉपीराइट लॉ है ये प्रोटेक्ट करता है एक्सप्रेशंस ऑफ आइडियाज़, लेकिन आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता है। और इसीलिए जो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने केस किया है ऑन पीपल ऑफ इंडिया फॉर रेप्लिकेटिंग द बिजनेस मॉडल, वो शायद डाउटफुल है कि इसके अंदर कवर नहीं होगा, क्योंकि एक बिजनेस मॉडल, एक आइडिया जो है पूरा, उसे हम कॉपीराइट के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते। सो बेसिकली ये जो कॉपीराइट होता है ये काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव राइट दे देता है टू दी ओनर अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट। और ये जो राइट होते हैं इन्हें या तो सिर्फ ओनर एक्सरसाइज कर सकता है या फिर कोई और पर्सन जिसे ओनर ने लाइसेंस दिया है कि वो ये काम कर सकता है। और ये जो राइट है ये इंक्लूड करता है राइट ऑफ एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन, पब्लिकेशन, मेक ट्रांसलेशंस, कम्युनिकेशन टू द पब्लिक एक्सेट्रा। सो सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग जो ऑथर होता है, जो क्रिएटर होता है, यानी वो पर्सन जिसने वो पूरा काम किया है, वो फर्स्ट ओनर होता है ऑफ द कॉपीराइट।
और इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, यानी वो सर्कमस्टांसेस जहाँ पर जो एम्प्लॉई है वो किसी के अंडर काम कर रहा है, एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा है, और उस समय जो भी वर्क वो क्रिएट कर रहा है इन द कोर्स ऑफ एंड स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जो भी उसने वर्क क्रिएट किया है उसका जो फर्स्ट ओनर होगा वो एम्प्लॉयर होगा। ये एक एक्सेप्शनल रूल है जिसके अंदर जो है काम भले ही एम्प्लॉय ने किया है लेकिन उसका जो फर्स्ट ओनर हो जाता है वो एम्प्लॉयर हो जाता है। और ये तभी होगा जब उस एम्प्लॉय ने कुछ ऐसा क्रिएट किया है विच इज़ इन द कोर्स ऑफ एंड स्कोप ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। सो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो कॉपीराइट है ये क्या होता है, इसमें क्या क्या राइट्स अवेलेबल होते हैं और ये किसको मिलता है। तो फिर ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? ये तब होता है जब कोई भी पर्सन जो है ओनर से बिना पूछे जो है उसका काम को यूज़ करने लगता है। यानी एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि वो उस काम को यूज़ कर सके, और वो ओनर से पूछे बिना जो है उस चीज़ को यूज़ करने लगता है, देन इट अमाउंट्स टू कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। और कोई भी जो कॉपीराइटेड वर्क है उसे इन्फ्रिंज तभी माना जाएगा इफ़ अ सब्सटेंशियल पार्ट इज़ यूज्ड विदाउट ऑथराइजेशन। और जब भी इस तरीके का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो जो कॉपीराइट ओनर है वो लीगल एक्शन ले सकता है अगेंस्ट एनी पर्सन जो कि इन्फ्रिंज कर रहा है, वायलेट कर रहा है उनके कॉपीराइट को, एंड ही और शी इज़ एंटाइटल्ड टू रेमेडीज जैसे कि इंजंक्शन, डैमेजेस एंड अकाउंट्स। अब हम धीरे धीरे इन सारी टर्म्स को समझेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ सब्सटैंशियल सिमिलैरिटीज़ की। तो ये जो सब्सटैंशियल वर्ड है ये वेरी करता है फ्रॉम केस टू केस। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एक लिरिक्स लिखी है और जो कॉपी करने वाला है उसने उस पूरी लिरिक्स में से सिर्फ एक फ्रेज़ कॉपी किया है, मगर वो जो फ्रेज़ है इट इज़ द कैचिएस्ट पार्ट ऑफ दैट फुल लिरिक्स। यानी जो सॉन्ग की जो मेन लाइन है उसको कॉपी किया है, पूरा गाना जो है उसका खुद का है लेकिन सिर्फ उस कैचिएस्ट पार्ट को कॉपी किया है, तो इसे सब्सटेंशियल माना जाएगा क्योंकि उस वर्ड से जो है आप उस गाने को रिकॉग्नाइज करते हो। और इसीलिए भले ही वो जो फ्रेज़ है वो काफ़ी शॉर्ट है, छोटा सा है, बट इट विल बी कंसिडर्ड इन्फ्रिंजमेंट। अब अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो उसमें जो पहली रेमेडी अवेलेबल है वो है इंजंक्शन। अगर हम इंजंक्शन की बात करें तो बेसिकली एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट देता है टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के केस में ये जो इंजंक्शन वो प्लीड कर रहे हैं वो सिर्फ एक डेटरेंट की तरह काम करेगा, एंड इट डज नॉट मीन दैट ऑल अलिज्ड इंस्टेंसेस ऑफ मिसयूज विल बी करेक्टेड इमीडिएटली। क्योंकि इस केस के अंदर जो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे है वो प्लीड कर रहे हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन द इन्फ्रिंजिंग कंटेंट एंड इट्स ओन, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इट इज़ लीडिंग टू अनफेयर कॉम्पिटिशन। उनका कहना है कि जो पीपल ऑफ इंडिया है वो जानबूझकर डेलिब्रेटली जो है वो इस तरीके का कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं विच इज़ आइडेंटिकल और सब्सटेंशियली सिमिलर टू राइट ऑन द गुडविल which has been painstakingly built by the humans of Bombay. So let's see कि अब इस केस के अंदर क्या होगा, क्योंकि इस केस की जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 11 अक्टूबर को होगी। वैसे आपको क्या लगता है कौन करेक्ट है, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क या पीपल ऑफ इंडिया? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।